हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज की क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग इंट्रोडक्शन का कर रहे हैं पार्ट 3। सो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आज मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने पिछली क्लास तो मेरी होपफुली देखी ही होगी। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा। आओ जरा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम इसी के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही चुका हूं कि टोटल कितने सेक्शंस होते हैं। 298 सेक्शंस होते हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं कानून के अंदर, 14 स्केड्यूल्स हैं, है ना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हमें इनकम टैक्स पे करना होता है वो किस साल की इनकम पर हमें टैक्स पे करना होता है। हम लोग कमाते हैं किस साल में और उसकी असेसमेंट कब होती है, यानी कंप्यूटेशन कब होती है। आपको याद होगा पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको दो वर्ड्स करवाए थे, असेसी और एक असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर वो पर्सन होता है जो कैलकुलेट करता है टैक्स। असेसी वो पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट, है ना। तो जो पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं, ठीक है। सो असेसी, असेसिंग ऑफिसर हमें समझ में आता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें टैक्स पे कब करना है। तो नॉर्मली बच्चों आपको यह लगता होगा कि हम लोग कमाते हैं एक साल के अंदर और अगले साल जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट आज के टाइम पर तुम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे टैक्स साइमल्टेनियसली चाहिए, मतलब जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे टैक्स देते जाओ। गवर्नमेंट कह रहा है हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि आप लोग कमाओगे और हमें अगले साल जाके टैक्स दोगे। एक जमाना था तब पहले ऐसे ही होता था, बट आज के टाइम पे आप लोग तो जानते हैं, इस वर्ड को तो हम सुना ही होगा, टीडीएस सुना है इसके बारे में। इसको बोलते हैं टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। बच्चों आज के टाइम पर आपको जो पेमेंट्स मिलती हैं उस पर टैक्स कट के पेमेंट मिलती है। अब क्योंकि पेमेंट पे टैक्स कट के मिलती है तो आपका टैक्स तो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। कौन देता है? एम्प्लॉयर जब सैलरी दे रहा होगा तभी टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देगा। एक जमाना होता था हम लोग खुद कमाते थे, टैक्स गवर्नमेंट को देने जाते थे, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट को इस केस में बहुत लॉस होता था, क्योंकि लोग कमाने के बाद गवर्नमेंट को कभी याद नहीं करते। हाँ, पैसे कमा लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं और फिर कहते हैं टैक्स कौन सा, टैक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे टैक्स नहीं देते थे। तो आज से करीब 15-16 साल पहले जब टीडीएस का कॉन्सेप्ट नया नया आया था तो टैक्स डायरेक्टेड सोर्स में बोल दिया गया जो पर्सन पैसा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेमेंट पे टैक्स काट के दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो पेमेंट देगा, टैक्स काट के देगा, तो कहानी बहुत ही सिंपल हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा कंपनी को, असेसिंग ऑफिसर के लिए भी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर पहले एक एक करके उस पर्सन को देखता था जो कमाने वाले लोग हैं। अब कमाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, अब किन किन को लोगों को जाके पकड़ोगे? कुछ लोग तो इनकम टैक्स दिखाते भी नहीं, रिटर्न भी नहीं भरते हैं, तो कैसे करोगे ये बात? तो इसीलिए असेसिंग ऑफिसर के लिए अब हो गया आसान। अब सीधा मुकेश अंबानी से जी बात करेंगे। मुकेश अंबानी जी क्या हाल है? सब बढ़िया। सो मुकेश अंबानी जी को बोला कि आपके 6 लाख एम्प्लॉइज हैं, क्या आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे टीडीएस काटा? तो वो कहेगा कि हाँ मैंने काट लिया। सर वो टीडीएस की डिटेल्स हम उससे ले लेंगे। आज के टाइम पर हमें असेसी को एक एक करके पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमें एम्प्लॉय को पकड़ने की जरूरत नहीं है। 6 लाख एम्प्लॉइज अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं। अब क्या बोला? अब सीधा एम्प्लॉयर से बात करी। एग्जैक्टली वैसे ही टाटा जी से बात करी। टाटा के पास 5 लाख एम्प्लॉइज है। मैंने बोला सर, असेसिंग ऑफिसर ने बोला सर क्या आपने अपने एम्प्लॉइज को जो पैसे पे करते हो उसके ऊपर टैक्स काटा? तो वो कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल काटा। तो आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर से बात करने की जरूरत है कि एम्प्लॉइज का टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एम्प्लॉय का फर्ज एक ही है, वो अपनी आईटीआर भरेगा। जब वो अपनी आईटीआर भरेगा तो वो अपनी इनकम सारी शो कर देगा और जितना उसका टैक्स कटा है, तो आईटीआर में क्या होता है बच्चों? आईटीआर भरी जाती है असेसमेंट ईयर में। किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। इसको बोलते ही आईटीआर वाला ईयर है। ये वो ईयर है जिस ईयर में हम इनकम दिखाते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल कौन से साल? पिछले साल कितना कमाया था, पिछले साल हमारा कितना टैक्स बनता था, पिछले साल हमारा कितना टीडीएस कट गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को दिखाते हो। अगर टैक्स है मान लो 50,000 रुपए बनता है और आपका टैक्स कटा है 40,000 रुपए, तो आपको 10,000 रुपए और देने होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पेएबल। क्या बोलते हैं? पेएबल। बट क्या ये बात उल्टी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर ऐसा हो जाए कि टैक्स बनता था 40,000 रुपए और आपका टैक्स डिडक्ट हो गया 45,000 रुपए, तो आपसे
5,000 रुपये ज़्यादा ले लिए तो 5,000 रुपये क्या बन जाएंगे? रिफंडेबल। क्या बन जाएंगे? रिफंडेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? सो ये सब काम कब होते हैं? आईटीआर वाले टाइम पे होते हैं। सो बच्चों, इनकम कमाने के बाद आप अगले साल जब आईटीआर भरते हो तो उस वक्त ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। उस वक्त आप एक रिटर्न फॉर्म के अंदर अपनी पिछले साल की इनकम दिखाते हो, पिछले साल का टैक्स बताते हो और पिछले साल का जो भी टीडीएस बनता था वो आप बताते हो, और फिर जो बच जाता है दैट इज नेट पेबल, ठीक है, या फिर रिफंडेबल, कि या तो आपको पैसे और देने होंगे, ठीक है, या फिर वो पैसे आपको वापस मिलेंगे बिकॉज आपका टैक्स ज्यादा कट गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? असेसमेंट ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? आईटीआर। हमारी इनकम की असेसमेंट होती है। क्या होती है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन। असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हाँ, एंड टैक्स। टोटल इनकम और टैक्स की कंप्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट ईयर, ये जो असेसमेंट ईयर है, हम टोटल इनकम और टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। किस साल की इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं? प्रीवियस ईयर की कंप्यूटेशन करते हैं। किस साल की इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो असेसमेंट ईयर में हम टोटल इनकम और टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। हम नहीं करते हैं बेसिकली, हम तो देखो आईटीआर भरते हैं और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो बेसिकली कौन करता है? एओ करता है। कंप्यूटेशन कौन करता है? एओ। एओ कंप्यूटेशन करता है, इसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। याद है ना, पिछली क्लास में बताया था, आईटीओ, एसीडीसी या फिर जेसी। वो जो है वो एओ आपकी इनकम को असेस करेगा, और वो किसकी इनकम को असेस करेगा? असेसी की इनकम को असेस करेगा। किस ईयर में करेगा? असेसमेंट ईयर में करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? असेसमेंट। क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को? असेसमेंट। सो प्रीवियस ईयर की इनकम्स पर टैक्स पे करना है, जो कि साथ ही साथ कट जाता है आज के टाइम पे टीडीएस के रूप में। यस और नो एवरीवन? सो आज आप लोग जो भी इनकम कमाते हो, सो प्रीवियस ईयर को मैं कह सकता हूं इनकम ईयर। क्या बोल सकता हूं? इनकम ईयर। मैं जो इनकम कमा रहा हूं उस इनकम के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को क्या पे करना है? टैक्स। टैक्स तो मेरा साथ ही साथ कट जाता है, जिसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस मेरा साथ ही साथ एडजस्ट होके ही मुझे पैसे मिल रहे हैं आज के टाइम पर। बट यस, वो टीडीएस एडजस्ट करने के बाद जब पैसे मिलते हैं तो मुझे आईटीआर फाइल करनी होती है। दोस्तों, जब मैं आईटीआर फाइल करता हूं तो मैं जो इनकम कमाता हूं पिछले साल, मैं वो शो करता हूं, और फिर उसके बाद मैं टैक्स शो करता हूं कि मेरा टैक्स कितना बनता है। ये मैं आपको बताऊंगा ये हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं स्लैब रेट। क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स निकाला जाता है। फिर टीडीएस कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? टीडीएस, टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस कट के जो पैसे, जो टीडीएस आपके कटे थे, वो आप इसमें आईटीआर में शो करते हो। जो बच जाता है या तो वो पेबल बन जाता है या रिफंडेबल बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान बात है और आपका दिमाग तो बहुत तेज है कि नहीं? चलो एवरीवन, तो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो फिर बताओ बच्चों, प्रीवियस ईयर क्या होगा अगर मैं कहता हूं असेसमेंट ईयर है 2022-23? अगर असेसमेंट ईयर है 2022-23 तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021-22। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपने जितनी भी इनकम कमाई है उस इनकम पर टैक्स आप गवर्नमेंट को कब देते हो? असेसमेंट ईयर में देते हो। मतलब देते तो टैक्स तो आप साथ ही साथ दे देते हो, बट फाइनली जो उसकी कंप्यूटेशन होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। सर, यही असेसमेंट ईयर अगले साल जब आप इनकम कमा रहे होगे तो ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा, और इसी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट कब होगा? अगले साल असेसमेंट ईयर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? सो प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। सर अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं असेसमेंट ईयर 2023-24 तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? बोलो। अगर मैं बोलता हूं असेसमेंट ईयर 23-24 तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2022-23। यानी 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमने जो भी इनकम कमाई उसकी असेसमेंट कब होगी? असेसमेंट ईयर 23-24 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? सो ये है हमारा असेसमेंट, जो प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब याद रखें कि आपको आज करना है क्या कहते हैं, टैक्स रेट्स। क्या करने हैं आज? टैक्स रेट्स। जब मैं आपको टैक्स रेट्स की बात करता हूं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ये टैक्स रेट्स किस एक्ट के हिसाब से मुझे बताने जा रहे हो। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये टैक्स रेट्स हम लोग फाइनेंस एक्ट
22 के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। बजट 2022, समझ में आ गई बात दोस्तों? फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं ये टैक्स रेट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? और एवरीवन, टैक्स जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, ये दो तरह के तरीके होते हैं टैक्स रेट्स को जो है अगर हम बात करें। एक होता है टैक्स रेट्स जिसको बोलते हैं स्लैब रेट, क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। और एक होता है फ्लैट रेट। एक होते हैं स्लैब रेट्स और एक होते हैं फ्लैट रेट्स। ठीक है एवरीवन? एक होते हैं स्लैब रेट्स और एक होते हैं फ्लैट रेट्स। यस, कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिस पे गवर्नमेंट कहता है टैक्स आपको फ्लैट रेट पे देना होगा, और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिस पर आपको स्लैब रेट पे देना होगा। इनकम से ज्यादा कुछ तो एक ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला देना ही स्लैब है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्लैट रेट टैक्स पे करना होता है। आओ जरा समझते हैं कौन से स्लैब रेट पे करते हैं और कौन से फ्लैट रेट। उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि पर्सन कौन होते हैं, कौन से वो पर्सन हैं जिनको टैक्स पे करना होगा। सो राइट डाउन एवरीवन, मैंने आपको अभी तक दो सेक्शन बताए। सेक्शन 119 सीबीडीटी की पावर टू इशू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, और इसके अलावा सेक्शन 295 सीबीडीटी की पावर टू फ्रेम रूल्स, अगर आपको याद आ रहा हो एवरीवन। अब आप यहां पर डिस्कस करने की जरूरत है कि पर्सन कौन होते हैं। पर्सन कौन होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन कौन से होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 31। बच्चों, सिमिलर टू एवरी एक्ट, जनरली सारे एक्ट के अंदर डेफिनेशंस जो होती हैं वो सेक्शन 2 में होती हैं। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो सारे एक्ट के अंदर डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं, इसमें भी सेक्शन 2 में ही होती है। पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31 हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों आपको पता है ना, ये ब्रैकेट्स में जो वर्ड होते हैं, ब्रैकेट में जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर आपने देखा होगा इसको, इन्हीं ब्रैकेट्स को हम लोग सब सेक्शन भी बोलते हैं। तो सेक्शन के आगे तो सब सेक्शन ही होता है। सर हमने तो सीखा था सेक्शन के आगे सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के आगे क्लॉज होता है, क्लॉज के आगे सब क्लॉज होता है। सर ऐसे ही तो होता है ना? मैंने कहा बेटा ऐसा होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। जी हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे सब सेक्शन होता ही नहीं, डायरेक्टली सेक्शन के आगे क्या बन जाता है? क्लॉज। सो डिपेंड करता है। ये क्लॉज का मतलब यहां पर ये है कि जब कभी ये जो ब्रैकेट में पॉइंट्स हैं, ये ब्रैकेट में जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, ये जो है अगर एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से इंटर रिलेटेड नहीं है, उसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो हम इसको क्लॉजेस बोलते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, जो कि जनरली हर एक्ट के अंदर होता है, वो डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 में ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? 2 के आगे सब सेक्शन नहीं बोलते, क्योंकि सब सेक्शन तब बोलते हैं जब कोई कानून ऐसा हो जो इंटर रिलेटेड हो। मतलब 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं। अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो मैं इनको सब पार्ट्स नहीं बोलूंगा। बेसिकली सेक्शन 2 का सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, मैं इनको पार्ट्स को क्या बोलूंगा? क्लॉज बोलूंगा। इन पार्ट्स को क्या बोलूंगा? क्लॉज बोलूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? तो सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये पर्सन है। सेक्शन 2 क्लॉज 31 की अगर हम बात करें, और अब अगर सेक्शन 2 क्लॉज 31 की बात करते हैं, इसमें कौन आते हैं? आओ जरा देखते हैं। पर्सन इंक्लूड्स every individual, HUF, Hindu Undivided Family, company, firm। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई। जब कभी ब्रैकेट्स वाले जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अगर रिलेटेड होते हैं तो उनको बोलते हैं सबसेक्शंस। क्या बोलते हैं उनको? सबसेक्शन। जैसे अगर आप लोग आगे जाके सेक्शन 5 पढ़ोगे, तो सेक्शन 5 अगर मुझसे आप कोई पूछोगे ना सेक्शन 5 का कॉन्सेप्ट बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा बेटे सेक्शन 5 के 1 में ये लिखा है, सेक्शन 5 के 2 में ये लिखा है, सेक्शन 5 के 3 में ये लिखा है। मैं पूरा सेक्शन 5 बताऊंगा ना, ये है सेक्शन 5। तो फिर ये क्या है? इनको बोलते हैं सब सेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? सब सेक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आई? बट
अगर आप मुझसे पूछोगे सर फिर क्लॉज वर्ड कहां यूज करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे सेक्शन 2 के अंदर जो मैं बोलोगे, आप मुझे बोलोगे सेक्शन 2 बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस है, सेक्शन 2 का कौन सा बताऊं, उसमें तो बहुत सारे हैं, 2.1, 2.2, 2.3, और ये सेक्शन 2 कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्शन 5 एक कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 में प्रोविजंस लिखे हैं, 2 में प्रोविजन लिखे हैं, 3 में प्रोविजन लिखे हैं, और अगर कोई कहेगा सेक्शन 5 में क्या लिखा है तो पूरा ही बताएगा, बट सेक्शन 2 में क्या लिखा है वो तो डेफिनेशंस है, उसमें आपको कौन से पार्ट्स जानने हैं। अगर 2 क्लॉज 2 देखोगे, 2 का क्लॉज 1 देखोगे, 2 का क्लॉज 3 देखोगे, इसलिए इनको क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज। ऐसे ही बच्चों आगे जाके इनकम टैक्स एक्ट में आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 10। क्या पढ़ोगे? सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन नंबर 10 में जो ब्रैकेट्स आते हैं आगे वो भी क्लॉज होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 का मतलब है ऐसी इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऐसी इनकम्स जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं। और अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो एक एक करके सब जगह पे लिखी जाएंगी, 10(1) में ये है, 10(2) में ये है, 10(3) में ये है। ये वो इनकम्स होंगी जो लिस्ट होगी जो कि एग्जेम्प्ट होंगी, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर इन इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता, क्या ये एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा इसका? नहीं। यस और नो, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। और अगर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इन ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेटेड है तो सब सेक्शंस हैं, और अनरिलेटेड है तो क्लॉज है। ये बात तो हमेशा याद रखना, जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि आप लोग लॉ भी पढ़ रहे हो, लॉ के अंदर भी काम आएगा। नाउ पर्सन के अंदर क्या आता है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 का क्लॉज 31, पर्सन इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल। एचयूएफ जानते हो ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वही जहां पे बाय बर्थ ही जो मेंबर, बाय बर्थ ही जो बच्चा जब पैदा होता है फैमिली के अंदर, तो वो बाय बर्थ ही उसके राइट्स बन जाते हैं, है ना? बाय बर्थ ही उसके राइट्स बन जाते हैं। यस और नो? एचयूएफ। अच्छा, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको कर्ता बोलते हैं। जो टॉप, जो एडल्ट, सबसे एडल्ट मेंबर होता है पूरी फैमिली का, उसको कर्ता बना दिया जाता है, हेड ऑफ द फैमिली, है ना कि नहीं? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वही जहां पर मेंबर्स के राइट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल मेंबरशिप राइट्स होते हैं, इक्वल ओनरशिप होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एचयूएफ। बच्चों अगर आप बात करो मुझसे कंपनी के बारे में, कंपनी वही है जो कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। ये वही कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी। फर्म, पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो, चाहे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली हो, कोई भी हो। अच्छा याद रखना बच्चों, फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। ये तो शायद आपको पता ही है, फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। फर्म के अलावा एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको बोलते हैं एओपी ऑब्लिक बीओआई, एओपी ऑब्लिक बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बच्चों अगर 2 पर्संस या 3 पर्संस या 4 पर्संस मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम इनको बोलते हैं एओपी। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल, कंपनी और एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम इनको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या बोलते हैं इनको? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम इनको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोलते हैं इनको? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो पर्सन्स अगर मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, इनको बोलते हैं एओपी, और इंडिविजुअल्स अगर मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर मेरी बात समझे, अगर कोई 2 कंपनीज अगर आज मिलकर काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप तो नहीं बन सकते, पार्टनरशिप फर्म में तो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो फिर ये एसोसिएशन क्या है? सर ये एसोसिएशन 2 कंपनीज का मिलकर, जैसे जॉइंट वेंचर बनाया जाता है, हीरो और होंडा ने किया था, एग्जैक्टली वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब लिमिटेड टाइम के लिए कॉमन मोटिव पूरा हो जाता है तो कॉमन मोटिव पूरा होते ही ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? सो एसोसिएशन ऑफ पर्संस वो लोग हैं जो 2 पर्सन या 3 पर्सन मिलकर काम करते हैं, कोई कॉमन टारगेट रखा जाता है, जैसे टारगेट अचीव हो जाता है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एओपी। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ये काम सिर्फ इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन मोटिव। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी और बीओआई। एफ पार्ट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, जी हां, एमसीडी, डीडीए, ये जो अथॉरिटीज हैं इनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज। एमसीडी, डीडीए जो अथॉरिटीज होती हैं, इनको भी अपनी इनकम पर क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। यस बच्चों, इनको भी अपनी इनकम पर क्या देना होता है?
टैक्स देना होता है। सो लोकल अथॉरिटीज भी पर्संस में आती है, तो इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, कंपनी पर्सन है, फर्म पर्सन है, एओपी और बीओवाई समझ गए ना। जैसे हीरो और होंडा मिलकर काम करते हैं तो हीरो होंडा एक अलग एसोसिएशन हो गया, वो एक पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया इनके अंदर, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एजेपी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, हर तरह का वो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ। सो बेसिकली कोई भी पर्सन जो इन 6 कैटेगरीज में नहीं आ रहा वो 7वीं कैटेगरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन है बताओ, कौन है दिल्ली यूनिवर्सिटी? अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें, आप कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों, कोई भी बात करो, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये कोई इंडिविजुअल है? नहीं। ये कोई एचयूएफ है? नहीं। ये कोई कंपनी है? नहीं। ये कोई फर्म है? नहीं। ये कोई एसोसिएशन है, कोई मिलकर काम कर रहा है? नहीं। ये कोई लोकल अथॉरिटी है? नहीं। तो ये कौन है? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली बाकी रिमेनिंग सारे पॉइंट्स जो एफ के अंदर नहीं आते वो जी पार्ट में आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया एवरी अदर। क्या नाम रखा गया? एवरी अदर। तो डीयू, ICMAI, ICAI, ICSI और ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसी के अंदर आते हैं, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस के अंदर। टैक्स सबको भरना है बच्चों, गवर्नमेंट ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया कि ये ट्रस्ट है तो इनको टैक्स नहीं देना, या डीयू है तो टैक्स नहीं देना, ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट को भी टैक्स देना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी टैक्स देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बच जाए। हाँ, कुछ गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस निकाल सकती है, स्पेशल एग्जेम्पशंस निकाल सकती है, वो भी पावर है गवर्नमेंट के पास, बट चलो वो तो अलग बात है। पावर्स हैं एग्जेम्प्ट करने की, बट वो तभी करी जाती है जब जनरली किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ रही हो। हाँ, जब तब कभी इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, वरना नहीं। जैसे अगर आप आज के टाइम पर सिक्किम के रेजिडेंट हो तो वहां के रेजिडेंट्स को बोला जाता है तुम्हें अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना। अच्छा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में अगर आप काम करते हो, रहते हो, रेजिडेंट हो वहां के शेड्यूल कास्ट के अंदर कवर करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है, सॉरी शेड्यूल कास्ट नहीं, एसटी के अंदर शेड्यूल ट्राइब में आते हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है वहां के लोग जितने भी लोग कमाते हैं तो उनको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो एवरीवन, अच्छा ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में मैंने क्या बताया था? ऐसी इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता, हम उनको बोलते हैं वो इनकम सेक्शन 10 के अंदर आती है। क्या मेरी बात समझ में आई? सो इनकम टैक्स एक्ट में टोटल तो 298 सेक्शंस हैं। सेक्शन 10 वो हो गया जो इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स से, जिन पर टैक्स आपको नहीं पे करना होता। पर्सन की अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन्स हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? सो इन पर्सन्स को ही हमें कैटेगराइज करना है कि किसको स्लैब रेट पर टैक्स पे करना होता है और किसको फ्लैट रेट पर टैक्स पे करना होता है। यही बात हमें यहां पर समझनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 31। अच्छा, आप लोग को ये तो पता ही है ना कि जो हमें टैक्स पे करना होता है वो किस पर पे करना होता है? इनकम पे करना होता है। इनकम कौन सी? इनकम दो तरह की होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम और एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके बारे में मैं बता रहा था बार बार सेक्शन नंबर 10 के अंदर। वो कौन सी इनकम्स हैं? ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10 के अंदर एक ऐसी लिस्ट है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर, ऐसी इनकम अगर आपकी है जो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा जो इनकम बच गई वो कौन सी हो गई? टैक्सेबल इनकम। ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम्स दोस्तों, टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो हमें समझने की जरूरत है कि किसके ऊपर स्लैब रेट लगता है और किसके ऊपर फ्लैट रेट लगता है। आओ जरा देखते हैं स्लैब रेट किसके ऊपर लगता है। इंडिविजुअल के ऊपर दोस्तों स्लैब रेट लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट लगता है, एचयूएफ के ऊपर स्लैब रेट लगता है। अगर आप बात करो एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसके बारे में मैंने बताया था, है ना, पर्सन्स का एसोसिएशन या इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन फॉर कॉमन मोटिव, हाँ, और इसके अलावा एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के ऊपर क्या लगता है बच्चों? स्लैब रेट लगते हैं। और बाकी अगर हम बात करें फ्लैट रेट की, तो फ्लैट रेट लगता है किसके ऊपर? कंपनीज पे फ्लैट रेट लगता है, फर्म पे फ्लैट रेट लगता है, लोकल अथॉरिटीज पर भी क्या लगता है? फ्लैट रेट लगता है।
लोकल अथॉरिटी पर भी क्या लगता है, फ्लैट रेट लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? सो याद रखना है आप लोगों को दोस्तों, टैक्स रेट्स दो तरह के हैं, एक को बोलते हैं स्लैब रेट और एक को बोलते हैं फ्लैट रेट। स्लैब रेट लगता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी पर, और कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी पर क्या लगता है, फ्लैट रेट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट, आप लोगों को आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। बच्चों आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम्स के लिए बजट 2022 एप्लीकेबल है, और बजट 2022 जो है वो होता है प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। तो जो लोग 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने भी इनकम कमाई है, उसकी इनकम पर टैक्स जो है, उसकी जो असेसमेंट जो है वो आपको कब देनी होगी, असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब उसकी आईटीआर जो भरनी होगी वो 23-24 में भरनी है, जो कि ड्यू डेट अभी आएगी या आ रही होगी, ठीक है, जो भी आप डेट्स पर क्लासेस देख रहे हो। तो असेसमेंट ईयर 23-24 पर आपको अपनी इनकम्स पर क्या देना है, टैक्स पे करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई अभी बात? हाँ, वो आईटीआर फाइल करनी है, बेसिकली आईटीआर फाइल करनी है। टैक्स तो आपका साथ ही साथ चले जाता है ना आज के टाइम पर। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 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 जो आप लोग, आपने तो बोला सैलरी पर टीडीएस कटता है, बट ये जो मुकेश अंबानी होते हैं, ये जो रतन टाटा जैसे लोग होते हैं जिनका कंपनी होती है, ये लोग अपनी इनकम पर कैसे टैक्स देते हैं? क्योंकि कस्टमर तो टीडीएस काट के पैसा देता नहीं है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन बोली है तुमने। तो कंपनीज अपनी इनकम पे टैक्स देती हैं, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। जी हाँ, गवर्नमेंट सिर्फ यही नहीं कह रही है कि तुमने लोगों की सैलरीज में से टैक्स काटने हैं, गवर्नमेंट उनको यह भी कह रही है कि अपनी इनकम पर जो उनकी एस्टिमेटेड इनकम है, अपनी इनकम एस्टिमेट करके उनको अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। क्या जमा कराना होगा? एडवांस टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एडवांस टैक्स एक अलग लायबिलिटी है जो भी प्रीवियस ईयर में ही दी जाती है, और अगर कल को वो आईटीआर भरेगा नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये शो कर देगा कि पिछले साल उसने कितना इनकम कमाया, पिछला साल कितना एडवांस टैक्स दे दिया, और जो बच गया वो या तो पेबल बन जाएगा या फिर वो रिफंडेबल बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ एवरीवन, अब बात करते हैं बजट 2022 के हिसाब से टैक्स रेट्स की। सो राइट डाउन हेडिंग टैक्स रेट्स, और टैक्स रेट्स में हम बात करने जा रहे हैं कौन से वाले रेट्स? स्लैब रेट्स की। स्लैब रेट्स की बच्चों, स्लैब रेट्स की अगर आप बात करो तो स्लैब रेट्स में हम सबसे पहले कैटेगरी करने वाले हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, जिनकी एज बिलो 60 ईयर्स है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज बिलो 60 ईयर्स है, ऑब्लिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑब्लिक एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑब्लिक बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्लिक, अच्छा इसके अंदर एक और रह गए, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। क्या लिखोगे? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। इसके अलावा कौन रह गए? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सो एवरीवन, जो पहला स्लैब मैं आज आपको बताने वाला हूं, जनरल स्लैब, वो है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी उम्र 60 से कम है, एचयूएफ के लिए सेम है, एओपी बीओआई के लिए सेम है, एजेपी के लिए सेम है, और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हमारे देश में नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए भी, अगर वो लोग इनकम इंडिया से कमाते हैं तो उनको भी यही स्लैब रेट पर टैक्स पे करना होगा। वही हमें समझना है आज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 60 से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में मैंने ये बात नहीं लिखवाई। इसका मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में मैंने ये नहीं बताया कि आपकी उम्र 40 है, 50 है, 80 है, 90 है, सबके लिए एक ही स्लैब है, सबके लिए एक ही स्लैब है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब स्लैब रेट है क्या यहां पर, आओ जरा देखते हैं। अप टू ₹2,50,000 आपको टैक्स नहीं पे करना, 2.5 लाख रुपए की इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना। फिर लिखता है 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स पे करना है 5%। ₹5 लाख 1 रुपए से लेकर
10 लाख पर आपको टैक्स पे करना है 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है बच्चों 30%, प्लस आपको देना है एक सेस जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बच्चों ये सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये गवर्नमेंट आपसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, कलेक्ट करती है। ये लगता है एट द रेट ऑफ 4%। ये लेती है गवर्नमेंट हेल्थ पर्पस के लिए और एजुकेशन के लिए। भाई जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी तो फंडिंग देनी है, जितने एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको फंडिंग कहां से पहुंचेगी? इसी पर्टिकुलर सेस से गवर्नमेंट क्या करेगी, वो 4% का रेवेन्यू सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आईटीआर भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उसके साथ ये उनसे सबसे चार्ज किया करेगी। और जितने भी हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब में फंडिंग देगी। हाँ या ना एवरीवन? आपको तो पता ही ना यार, देखो कहाँ हॉस्पिटल्स में कितनी, देखो अगर आप बात करो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते हैं। एम्स की बात करें तो एम्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, दिल्ली में है एम्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट फैसिलिटी पुअर है, मैं मानता हूँ, बट डॉक्टर्स ए क्लास भी आते हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स भी आते हैं। अब इतने बढ़िया डॉक्टर्स अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उनके खर्चे कैसे निकलेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे पुअर लोग आते हैं, ठीक है, जिनकी मदद की जाती है। ऐसे केस में उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? ठीक है, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ फीस तो देनी पड़ेगी, उनकी इतनी हैवी फीस कहाँ से निकलेगी? सर गवर्नमेंट ने बोला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसी तरीके से एजुकेशन में अगर आप बात करो, जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा सैलरीज लेते हैं। स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात करूं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स। प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी बहुत ही कम होती है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। सो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो इतनी ज्यादा सैलरी लेते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनसे पैसा ही कितना लिया जाता है? बहुत ही कम। इसी रीजन से गवर्नमेंट कहता है कि हम ऑब्वियसली हम आप लोगों से एक कलेक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो हम लोग इन जगहों पर यूज करेंगे। एजुकेशन में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स को पैसा दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पैसा दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवाद? सो स्लैब रेट की बात कर रहे थे हम लोग। स्लैब रेट में हम लोगों ने एक स्लैब पढ़ा कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख पर 20% और अबव 10 लाख रुपए की इनकम पर 30% पे करना है। ठीक है, अब हमें इनकम पे पे करना है टैक्स, यानी टैक्सेबल इनकम पे। हमें कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना है? टैक्सेबल इनकम पे, क्योंकि इनकम्स 2 टाइप की होती है, टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर बात कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। तो आओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ये स्लैब रेट कैसे अप्लाई किया जाता है। आओ, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर संजय, एज 41 years, इसकी टोटल इनकम है 15 lakhs। कंप्यूट टैक्स निकालो। 15 लाख रुपए की इनकम है मिस्टर संजय का, टैक्स निकालो। 15 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कैसे निकलेगा? बताओ कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना बच्चों। स्लैब की तरफ देखना, स्लैब की तरफ देखना। अच्छा, किसी के दिमाग में वो बात आ रही है कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, है ना? वो आ रहा होगा ना दिमाग में, मुझे पता है। तो बट गवर्नमेंट ने वो रिबेट दिया है। क्या दिया है वो? रिबेट। स्लैब में कुछ नहीं है, स्लैब यही है, समझ गए? हाँ, एक और रिजीम पढ़ेंगे, न्यू रिजीम पढ़ेंगे, जो एक नया रिजीम आया हुआ है टैक्स का, वो स्कीम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। अभी हम लोग ओल्ड रिजीम के हिसाब से क्या टैक्स होता है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप संजय हो जिसकी उम्र 41 ईयर्स है, टोटल इनकम 15 लाख है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपको टैक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? बताओ। 15 लाख रुपए की इनकम को हमें क्या करना है? हमें टुकड़ों में बांटना है। कैसे करना है? टुकड़ों में बांटना है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसा सोच रहे होंगे, सर बहुत आसान है, 15 लाख 10 लाख से ज्यादा है तो सीधा 30% लगा दो, टैक्स निकल गया, फिर तो ये फ्लैट रेट हो गया। स्लैब रेट का मतलब है हर स्लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज्यादा टैक्स लगेगा। बट अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 15 लाख से इनकम, 15 लाख की इनकम है, वो 10 लाख से ज्यादा है, तो 30% टैक्स लगा देते हैं डायरेक्टली, तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपको 2.5 लाख का बेनिफिट भी कहां मिला? गवर्नमेंट ये बेनिफिट सबको देगी बच्चों। इसका मतलब ये है कि पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 0 है,
अगले 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, यानी कह सकता हूं अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 5% है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स 20% है। और बैलेंस जो 10 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट बनता है उसके ऊपर 30% का टैक्स है। सो अगर मेरी इनकम 15 लाख रुपए है तो 15 लाख रुपए को बांटा जाएगा, दैट पहले 2.5 लाख रुपए उस पे तो टैक्स लग जाएगा निल। फिर अगले 2.5 लाख का मतलब है 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, यानी अगले 2.5 लाख रुपए इसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%, यानी 12,500। फिर 2.5 लाख 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर, यानी अगले 5 लाख रुपए पर आपको टैक्स पे करना है कितना? 20%। कितना पे करना है? 20%। और 20% के हिसाब से बन जाएगा 1 लाख रुपए। बच्चों मेरी इनकम क्योंकि 15 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, तो अबव 10 लाख रुपए पर स्लैब का रेट क्या कहता है? 30%। अबव यानी अबव 10 लाख का मतलब है बैलेंस 5 लाख। भाई 10 लाख से ऊपर कितना है? 5 लाख ही तो है। 5 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो कितना बनेगा? 1,50,000। टोटल कितना हो गया ये? टोटल कितना हो गया ये? 150, 250, 262,500, 2,62,500 प्लस क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सेस लगेगा 4%। और बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी ये 4% 262,500 पर ही कैलकुलेट होगा। 262,500 पर ही कैलकुलेट होगा। तो कितना आएगा? 262,500 पर 4%, तो ये आ गया 10,500। कितना आ गया? 10,500 रुपए का टैक्स आ गया। टोटल हो जाएगा ये ₹2,73,000। ये हो गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। ये हो गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। बच्चों एक बारी मैं फिर से बता देता हूं, आप एक बारी स्लैब की तरफ ध्यान से देखो। पहले 2.5 लाख पर टैक्स 0 है, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर 5%। कहने का मतलब है जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाली इनकम है 5 लाख तक, उस पर 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर 30%। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपकी एज 41 ईयर्स है, आपकी टोटल इनकम 15 लाख है, आपको टैक्स निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? 2.5 लाख रुपए पर टैक्स 0, अगले 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख यानी अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख पर यानी अगले 5 लाख पर 20%, और बैलेंस जो 10 लाख से ऊपर है उस पर 30%। तो ये मेरा हो गया टोटल 2,73,000 का टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विभाग? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए अभी करना है, ट्राई करो। एक एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर अमित, एज 49 ईयर्स, टोटल इनकम 8 लाख रुपीस। अभी पॉज करो वीडियो को, पॉज करने के बाद आप जरूर पहले खुद कंप्यूट करो, फिर मेरा आंसर देखना। मैं तो साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग पॉज करके वीडियो अब अपने आप कैलकुलेट करना पहले, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूं नाउ। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? 8 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स निकालने का। अच्छा तुम बोलोगे कि सर प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगी, ठीक है? तो टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स विल बी 0। बोलो हाँ या ना? 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख यानी अगले 2.5 लाख रुपए पर 5%, कहने का मतलब कितना हो गया? 12,500। और फिर कितने रह गए? 5 लाख से लेके 10 लाख पर 20। बट 5 लाख से 10 लाख तो तब होगा जब आपकी इनकम 10 लाख तक होगी। आपकी इनकम तो 8 लाख है, तो 5 से लेके 8 लाख यानी नेक्स्ट कितने रह गए? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है 20%, और ये बनते हैं 60,000 रुपए। कुल मिला के हो गया 72,500, प्लस देना होगा सेस जो कि लगेगा 4%,
और ये बनेगा 72,500 मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये हो गया 2900 रुपये का टैक्स। 2900 रुपये का सेस कुल मिला के हो गया 75,400 का टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है सबको? इस तरीके से निकालना है दोस्तों हमें अपनी इनकम पर टैक्स। तो स्लैब समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको आज के लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। लिखते हैं सेकंड स्लैब, स्लैब नंबर 2। स्लैब नंबर 2, बच्चों स्लैब नंबर 2 जो आज हम करेंगे वो करेंगे। अब देखो पहला तो स्लैब था जिनकी उम्र 60 साल से कम है। सेकंड स्लैब हम लोग पढ़ रहे हैं उन रेजिडेंट्स के लिए जिनको बोलेंगे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल्स। और ये वो लोग हैं जिनकी एज 60 और अबव है, बट बिलो 80 ईयर्स है। बिलो 80 ईयर्स का मतलब क्या है? 79 ईयर्स की एज है, क्योंकि अगर 80 हो गया तो वो सुपर सीनियर में आ जाएगा। उसकी एक और कैटेगरी है गवर्नमेंट ने बनाई। तो गवर्नमेंट ने बोला रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम पे टैक्स कैसे देना होगा, आओ समझते हैं दोस्तों। अप टू ₹3 लाख आपको टैक्स नहीं देना बच्चों। 3 लाख रुपए तक तो टैक्स देना ही नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% देना है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो आपको टैक्स 30% पे करना है। पहले 3 लाख पर टैक्स 0 है, 3 से लेके 5 लाख तो सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा दिया, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना। 3 से 5 पे 5 वही है, 5 तक 5 है। फिर उसके बाद 5 से लेके 10 पर 20% और अबव 10 लाख रुपए को इनकम होगी तो 30%। इसके अलावा आपको एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो पे करना ही है, जो तो सबको पे करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? आओ जरा इसका भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट कर लो फटाफट, और इसका भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बच्चों आपको याद आ रहा होगा मैंने आईटीआर में आपको कुछ बताया था कि टैक्स निकालेंगे। आईटीआर में क्या बताया था? क्या आपने इनकम बताई पिछले साल की, पिछले साल की इनकम बताई और पिछले साल का टैक्स बताया। ये पिछले साल का टैक्स निकालोगे कैसे? ये ऐसे निकालोगे, यही है वो टैक्स। और फिर उसमें से टीडीएस आप एडजस्ट कर दोगे, जितने आपके टीडीएस कटे हैं, है ना, वो तो चलो वो तो एक्चुअल में जो डिडक्ट हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। जो बच गया वो आपका या तो पेबल बन जाएगा या रिफंडेबल हो जाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो ये है। ये तो सिर्फ टीडीएस तो एक जरिया है टैक्स काटने का, मतलब देने का, गवर्नमेंट को कैसे पहुंचाना है वो टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मिस्टर सुनील, एज 63 इयर्स, टोटल इनकम, इनकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए है। कंप्यूट टैक्स, आपको इनका टैक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? आपको 63 इयर्स की एज है, टोटल इनकम 20 लाख रुपए, आपको टैक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए। अब आपको समझ तो आ ही गया है, स्लैब सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया, तो स्लैब के हिसाब से कैसे निकालोगे? पहले 3 लाख रुपए पर आपको टैक्स ही नहीं देना, हाँ या ना?
फिर 3 से लेके 5 लाख पर 5%, यानी अगले 2 लाख रुपए पर 5% का मतलब हो गया 10,000 रुपए, हाँ या ना। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख यानी अगले 5 लाख रुपए पर नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर 20% टैक्स देना है, यानी 1 लाख रुपए। आपकी इनकम है कितनी बच्चों? 20 लाख। तो 20 लाख पर टैक्स कैसे निकालोगे? बैलेंस ये 10 लाख हो गया ना, बैलेंस कितना बच गया? 10 लाख। उस 10 लाख रुपए पर 30% का टैक्स लगेगा, तो कितना आ गया? 3 लाख रुपए। टोटल टैक्स कितना हो गया? 4,10,000 रुपए। 4,10,000 रुपए प्लस सेस लगेगा 4%। 4,10,000 रुपए पर 4% का सेस लगेगा, और कितना हो जाएगा बच्चों? 4,10,000 का ऊपर सेस लगेगा 4% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 16,400। और टोटल हो जाएगा 4,26,400। ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। क्या हो गई हमारी? टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इजी है बच्चों। तो 20 लाख रुपए की इनकम पे सिर्फ तरीका चेंज हो गया। अगर 2.5 लाख वाला स्लैब होता तो क्या होता? पहले 2.5 लाख, फिर उसके बाद होता अगले 2.5 लाख। इज दैट क्लियर? फिर होते अगले 5 लाख, और फिर होते बैलेंस कितना? 10 लाख। सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ, और वो ये यहां पे 3 की जगह पे 2.5 की जगह पे 3 हो गया, और फिर यहां पर 2.5 जो बच गया था उसकी जगह पे यहां पे 2 हो गया। बाकी सब कुछ सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, अब आपको सर नॉन रेजिडेंट होता तो, अरे बेटे नॉन रेजिडेंट तो ये रहा ना, ये रहा ना नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए एक ही है, चाहे उम्र कोई भी हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्लैब रेट है, और वो ये। भाई थोड़ी सी तो पार्शियलिटी चलेगी ना, हाँ या ना? थोड़ी सी तो पार्शियलिटी चलेगी। चलो एग्जाम्पल 4, ये अब आपको खुद करना है। चलो मैंने 3 तो आपको करके दिखा दिया, बट एग्जाम्पल 4 अब आपको खुद करना है। मान लेते हैं मिस्टर देव, एज 69 ईयर्स, टोटल इनकम 7 लाख रुपए, 7 लाख, कंप्यूट टैक्स। सो आई होप आप लोग वीडियो को क्या करने वाले हो? पॉज, और पॉज करने के बाद अब आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो। तो स्टार्ट करो अपने आप, और मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं। चलो इधर देखो बच्चों, 7 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले 3 लाख रुपए स्लैब देखना है। पहले तो स्लैब कौन सा लगेगा? पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स क्या रहेगा? 0। फिर 3 से लेके 5 लाख यानी अगले 2 लाख रुपए, अगले 2 लाख रुपए कितना परसेंट? 5%, यानी 10,000। फिर 5 लाख से लेके अगले 10 लाख तक 20 होता है ना, बट 10 तक तो जाना ही नहीं ना, आपकी इनकम ही 7 है, तो नेक्स्ट कितना रह गया? 2 लाख, हाँ या ना? कितना रह गया? 2 का कितना हो जाएगा? 20%, यानी 40,000। टोटल कितना हो गया? ये 50,000, और 50,000 पे के ऊपर क्या लगेगा? सेस लगेगा 4% के हिसाब से, ये बन गया 2,000। टोटल हो गया ये 52,000। टोटल हो गया ये 52,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप आपके भी आंसर्स साइमल्टेनियसली आ रहे होंगे। चलते हैं अब हमारे थर्ड स्लैब पर, जो कि हमारा आखिरी स्लैब होगा, जिसके अंदर सारे, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने पर्सन के अंदर जो सबसे पहले बताया था, स्लैब रेट जो है वो 4 लोगों पे लगते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीआई और एजेपी। इनके बाद ये तो पहली कैटेगरी में ही आ गए ना, इनके लिए तो अलग कोई कैटेगरी नहीं है, इनका तो फर्स्ट कैटेगरी है, और वो लोग तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना? और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी 2 है, इनकी 2 और कैटेगरीज हैं। एक तो यही हो गई 60 से कम वाली, फिर एक 60 से ज्यादा बट 80 से कम वाली। अब हम पढ़ेंगे 80 या उससे ज्यादा वालों के लिए, यानी
सुपर सीनियर सिटीजन्स। क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन्स। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल्स जिनकी एज, वैसे इंडिविजुअल लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिटीजन लिख तो दिया। इंडिविजुअल रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 और अबव हो, 80 या उससे ज्यादा, इनको क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन्स। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? कह रहा है पहले 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं देना। पहले 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं देना, फिर इसके बाद 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पे आपको टैक्स देना है 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो, अबव 10 लाख, तो आपको टैक्स देना है 30%। यस और नो? प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये तो लगेगा ही, है ना? ये तो लगेगा ही। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सो स्लैब में ये बोल दिया कि 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं देना, 5 से लेकर 10 लाख पर 20, और अबव 10 लाख से अगर इनकम ज्यादा होती है तो 30। चलो, तो ये और ये दो जो दो हैं वो तो वैसे ही है। अब यहां पर बस 5 लाख तक जो 5% का रेट होता था ना, वो हट गया। अब सीधा 20% लगेगा अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है। तो 5 लाख तक तो जीरो ही कर दिया ना टैक्स गवर्नमेंट ने। तो रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 और अबव, इसके लिए भी एक एग्जांपल करते हैं। चलो आओ। मिसेस शकुंतला देवी, ठीक है, मिसेस शकुंतला देवी, एज 83 ईयर्स, टोटल इनकम 83 ईयर्स, टोटल इनकम 15 लाख, साल का टोटल इनकम 15 लाख, कंप्यूट टैक्स। हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कमाते कैसे होंगे? सर शकुंतला देवी एज 83, कहाँ कमा पाते होंगे? क्यों नहीं कमाते बेटा? पेंशन आ रही हो सकती है, एफडी करवाई हो सकती है, एफडी पर इंटरेस्ट आया हो सकता है, तो बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी तो ना, और जरूरी थोड़ी ना 80 प्लस में भी लोग बिजनेस करते हैं, करने वाले करते हैं, ठीक है। वो करते थे ना, वो महाशय धर्मपाल जी, ठीक है, जो एमडीएच मसाले के चेयरमैन थे, उनकी तो फोटो ही मसाले वालों पर लगती थी। सो स्टार्ट किया था उन्होंने, स्टार्ट किया था, आज तक उनकी फोटो लगती है एमडीएच मसालों पर, है कि नहीं? जबकि अब उनकी बिजनेस जो है वो उनके बेटे संभाल रहे हैं, डेथ हो गई है उनकी। सो 15 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स कैसे निकालना है, आओ देखते हैं शकुंतला देवी जी के लिए कैसे टैक्स निकालेंगे। सो बोला पहले 5 लाख रुपए पर तो टैक्स ही क्या हो गया? 0। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स हो गया 20%, यानी 1 लाख। 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगा दिया। अब 10 से ऊपर यानी कितना? और अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स कितना? 30%, यानी 1.5 लाख रुपए। टोटल हो गया पूरे 2.5 लाख रुपए, और इस 2.5 लाख रुपए पर क्या लगेगा? सेस लगेगा 4%। तो कितना बना? 2.5 लाख रुपए पर 4% कितना बना? 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए इस पे ऐड हो जाएगा, और आपको देना होगा टोटल टैक्स 2,60,000 का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? सो इस तरीके से हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्लैब है सुपर सीनियर सिटीजन्स का, ठीक है विवान। सो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट, तो बहुत कुछ पढ़ा है आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर।
प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, और इसकी असेसमेंट कब होती है? नेक्स्ट ईयर में जाके जब हम आईटीआर फाइल करते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, क्योंकि उस साल में हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं हम लोगों ने पिछले साल क्या कमाया था, पिछले साल क्या टैक्स बनता था, पिछले साल क्या कितना टीडीएस कट चुका है, और ये सर हमारा पेबल बनता है। पेबल मतलब जो बच गया, या फिर रिफंडेबल बनता है कि हमारा अगर टैक्स ज्यादा कट गया हो तो हमें रिफंड मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉलोइंग ईयर, जो अगला साल होता है, और प्रीवियस ईयर इज हमेशा इमीडिएटली प्रीसीडिंग। समझ गए? एक साल पहले वाला। तो अगर मैं बोल रहा हूं असेसमेंट ईयर 22-23 तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22। अगर मैं बोल रहा हूं असेसमेंट ईयर 23-24 तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 22-23। इज दैट क्लियर? 2022-23। नाउ इसके अलावा मैंने आपको बताया आज की क्लास के अंदर क्लॉज और सबसेक्शन के बारे में। क्लॉज और सबसेक्शन के बारे में, जिसके बारे में बच्चे जनरली कोई ना कुछ गलती कर देते हैं। क्लॉज वर्ड तब यूज किया जाता है जब कभी वो जो पार्ट्स होते हैं दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। जब कभी रिलेटेड नहीं होते हैं तो वो क्लॉज माने जाते हैं, और अगर वो पार्ट्स एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, तो हम उसको सबसेक्शंस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझसे कोई पूछे सेक्शन 5 क्या है, तो मैं उसको बताऊंगा 5(1) के अंदर ये लिखा है, 5(2) के अंदर ये लिखा है, 5(3) के अंदर ये लिखा है। क्या मेरी बात समझ में आई? सेक्शन 5 का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जबकि सेक्शन 2 के अंदर मैं बताऊंगा क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सर फिर हम लोगों ने इस क्लास के अंदर मैं अभी आपको सर डिस्कस किया टैक्स रेट्स के अंदर। टैक्स रेट्स में डिस्कस किया कि दो तरह के रेट होते हैं, स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। स्लैब रेट्स इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपीबीआई और एजेपी पर लगता है, और फ्लैट रेट कंपनी, फर्म्स और लोकल अथॉरिटीज पर लगता है। सर पर्सन की डेफिनेशन डिस्कस करी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31, पर्सन इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और फिर हम लोगों ने ये 3 तरह के स्लैब रेट्स पढ़े। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह के स्लैब रेट्स पढ़े। चलो अब एक काम करता हूं, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग वो होमवर्क कंप्लीट करना और अगली क्लास देखना। ठीक है, अगली क्लास में मैं वो क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, राइट डाउन। Mr. Jain, age 52 years, resident, total income 40 lakh. Second, Mrs. Sharma, age 69 years, non-resident, total income 28 lakh। टैक्स निकालो। थर्ड, मिस्टर जेड, एज 88 years, resident, total income 9 लाख रुपीस। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए बच्चों, अगली क्लास के अंदर यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।